Okay. Okay. Welcome to the fourth lecture of analysis of algorithm. So today we will discuss more examples of different algorithms. So in this lecture, uh, we will we will learn how to construct an algorithm as well as how to analyze the time estimation as well as space estimation of an algorithm. So बाइनरी सर्च एल्गोरिथम मैंने आपको कहा था कि आपने इसको ज़रा डिग डाउन करना है घर पे, तो ये मैं दोबारा से इसको जो है वो जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ. सो ये जो टेक्निक है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की, ये बेसिकली सॉर्टेड डेटा के ऊपर जो है वो अप्लाई होती है. तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है लाइक दिस. सपोज यू हैव 2 9 1 3 7 6 8. सो ये आपके पास एक डेटा है, तो ये इसके ऊपर आप बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते. यू कांट अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन दिस डेटा बिकॉज दिस डेटा इज नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर. ओके. सो जिसके ऊपर भी आपने बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है वो डेटा आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए. तो अगर यही डेटा जो है अगर हम सॉर्टेड ऑर्डर में करेंगे, ठीक है, सो ये डेटा आपके पास होगा 1 2 3 6 7 8 एंड 9. ओके. सो ये आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा है. तो इसका जो लोएस्ट इंडेक्स है वो है 1 और जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो है 1 2 3 4 5 6 7. ओके. तो जब हम ये वाली एरे इस फंक्शन को पास करेंगे बाइनरी सर्च को, तो उसमें लोएस्ट जो इंडेक्स होगा वहाँ पे 1 पास करेंगे यहाँ पे, और जो हाई यहाँ पे जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया एज ए पैरामीटर, सो उसमें हम 7 पास करेंगे. और सपोज वी वांट टू फाइंड इन 6 फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है. सो ये एल्गोरिथम किस तरह से वर्कआउट करेगा? एल्गोरिथम इस तरह से वर्कआउट करेगा कि हम लो और हाई को ऐड करेंगे, ठीक है. तो अगर हम लो और हाई इंडेक्स को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 करें तो हम इसका मिड फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है. मिडिल एलिमेंट जो है वो इस तरह से फाइंड करेंगे, तो हम लो और हाई को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है. तो आपकी इसका फ्लोर ले सकते हैं या सीनिंग. एक्सपोज हम इसका फ्लोर लेते हैं. फ्लोर का मतलब ये है कि अगर पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं, 3.5 आ रहा है तो हम 3 कंसीडर करेंगे उसको. सो 1 + 7 = 8. 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4. तो सबसे पहले जो इंडेक्स है 4, आप वहाँ पे सर्च करेंगे इसको. क्या 6 यहाँ पे अवेलेबल है? तो लकीली यहाँ पे हमें 6 मिल गया है, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे, ठीक है. दैट्स इट. लेकिन अगर हम यहाँ पे 6, हमने 6 की बजाय यहाँ पे सपोज मैं 16 कर देता कि यहाँ पे हम 16 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो चूँकि 16 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम हमारा जो आंसर होगा 16 वो इस स्पेस में होगा, इस साइड पे होगा. क्यों? क्योंकि 16 6 से ग्रेटर है. तो हम ये वाला जो सारा पोर्शन है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम हम जब सर्च आउट करेंगे तो हम इस अरे में से सर्च आउट करेंगे, इस अरे में से. ओके. सो हमारा जो लो है, हमारा हाई चेंज नहीं होगा, हमारा लो चेंज हो जाएगा. 1 की बजाय हमारा हाई लो जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है. सो फिर हम इन दोनों का मिडिल फाइंड करेंगे, तो हमारे पास मिडिल जो है वो ये वाला जो 8 वैल्यू है ये आएगी. ये 16 के साथ मैच नहीं करती, तो फिर हम जो है वो चूँकि 16 जो है वो 8 से ग्रेटर है, तो फिर हम ये वाला पोर्शन डिस्कार्ड कर देंगे और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है इसमें से सर्च आउट करेंगे. जब इसमें से सर्च आउट करेंगे तो 16 इसके भी इक्वल नहीं है, तो हमने सारी की सारी अरे जो है वो देख ली है. तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हो रहे हैं. तो इस तरह से हमने मूव इन करना है इस एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करते हुए. तो लेट्स कंस्ट्रक्ट दिस एल्गोरिथम. तो आप क्या करोगे? आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये एल्गोरिथम आपने इसको राइट अप करना है यहाँ पे. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मिडिल फाइंड करना है, मिड फाइंड करना है, ठीक है. तो सबसे पहले आप मिड फाइंड करेंगे, तो लो प्लस हाई
डिवाइडेड बाय 2। इसका आप फ्लोर ले लें, इसको हम कह सकते हैं दिस इज मिड। ओके, अब मैं जो है वो रिकर्सिव फंक्शन लिखने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम जो है, कोई भी एल्गोरिदम है उसको आप दो मेथड्स होते हैं जिससे आप उस एल्गोरिदम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक मेथड है आइटरेटिव मेथड है और एक मेथड है रिकर्सिव फंक्शन। सो मैं रिकर्सिव फंक्शन लिखने जाता हूँ। रिकर्सिव फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जो अपने आप को कॉल करता है। अ फंक्शन इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन इफ इट कॉल्स इटसेल्फ। ओके, सो कोई भी फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है तो वो अपनी बॉडी में अपने आप को इटसेल्फ दोबारा से कॉल कर रहा होता है, तो उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो रिकर्सिव, जब भी आपने रिकर्सिव फंक्शन लिखना है तो आप याद रखिएगा कि आप दो चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन लिखना है तो उसमें एक बेस केस होता है। बेस केस जो है जब वो मीट कर जाता है तो आपका जो फंक्शन है वो एग्जिट कर जाता है, रिटर्न कर जाता है, नो मोर रिकर्सिव कॉल्स, उसमें कोई रिकर्सिव कॉल नहीं होती। तो सबसे पहले आपने बेस केस जो है उसको देखना होता है कि बेस केस आप रिकर्सिव फंक्शन में मेंशन करें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप रिकर्सिव कॉल कर रहे होते हैं रिकर्सिव कॉल्स का मतलब ये होता है कि जब आप दोबारा से फंक्शन को इटसेल्फ कॉल कर रहे होते हो तो आपकी हर कॉलिंग के ऊपर जो आपकी टिल्ड है वो आप बेस केस की तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि मैं फंक्शन तब रिटर्न करूंगा जब n की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 होगी। जब n की वैल्यू 0 होगी तो तब हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये एक बेस केस है। ओके, अब मैं सपोज ये एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम जो है वो f है और इसको हम एक इंटीजर एक वैल्यू में पास कर रहे हैं, एक वैल्यू पास कर रहे हैं, एक n। ठीक है, अगर n जो है वो 0 होगा तो आप रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज एल्स में आप क्या कह रहे हो कि आपने फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन कॉल जो है वो कुछ इस तरह से करना है कि आपने n-1 कॉल करना है, ठीक है, और प्लस आपने 1 कर देना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ विद 5। इसका मतलब ये है, अब चूंकि ये वाली कंडीशन इसमें मैच नहीं करती क्योंकि n की वैल्यू जो है वो 5 है, तो ये क्या होगा, ये दोबारा से ये वाली अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यहाँ से कॉल होगा f of 4 which is n-1 plus 1। ओके, अब आप देख सकते हो कि जब f of 4 कॉल होगा तो दोबारा से वो क्या कर लेगा, f of 3 कॉल करेगा, +1 आ जाएगा और ये +1 जो है यहाँ पे ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये कॉल्स होती जाएंगी। तो अनलेस अनटिल ये बेस केस पे पहुंच जाएगा। बेस केस है हमारा 0, तो जब f of 0 आएगा तो वह यहाँ से जो फंक्शन है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जब यहाँ से रिटर्न कर देगा, जो बैक अपनी वैल्यू जो है, सपोज यहाँ पे हमने 0 इसको रिटर्न करना, तो यहाँ पे वो 0 रिटर्न कर देगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। सपोज इसकी जगह पे सपोज हम 2 रिटर्न करते हैं सपोज, तो 2 + 1 + 4 1 + 1 = 4, तो यहाँ पे 4 रिटर्न हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 4 रिटर्न होगा तो +1 करेंगे तो यहाँ पे 5 रिटर्न हो जाएगा। तो इस ओवरऑल इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 5 रिटर्न हो जाएगी। ओके, तो इसमें दो चीज़ों का आपने सर जब भी आपने एक्सक्यूज मी जी सर। जी सर ये जरा रिपीट कर दें काइंडली, ये लास्ट स्टेप जो आपने बोला है ना, ये फंक्शन रिपीट वाला और रिमाइंडर वाला, ये जरा सपोज वाला, ये थोड़ा सा स्टेप रिपीट कर दें। ओके, मैं ये बता रहा था कि जब भी आपने रिकर्सिव फंक्शन लिखना है तो उसमें दो चीज़ें आपने देखनी है। एक, सबसे पहले आपने उसका बेस केस लिखना होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, तो जो रिकर्सिव कॉल्स हैं वो हमेशा हर स्टेप के ऊपर वो बेस केस के करीब जाना चाहिए उसको। ठीक है, जैसे कि फंक्शन f of 5 हमने कॉल किया था, तो बेस केस है हमारा f of 0, ये हमारा बेस केस है।
क्योंकि एफ ऑफ 0 के ऊपर सपोज हम 0 जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई रिकर्सिव कॉल नहीं हो रही, बेस केस के ऊपर कोई रिकर्सिव कॉल नहीं होती, ठीक है, इसको हम बेस केस कहते हैं। अब एफ ऑफ 5 जो है वो एफ ऑफ 0 से ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर्ड एफ ऑफ 4 के, ओके, और एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 0 से ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर्ड एफ ऑफ 3 के। तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 4 के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको कॉल करता है, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 3 को कॉल करता है अपना रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, एफ ऑफ 3 अपना रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए एफ ऑफ 2 को कॉल करता है। तो आप देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे रिकर्सिव कॉल होती जा रही है हम बेस केस के पास आते जा रहे हैं। तो एफ ऑफ फिर फाइनली एफ ऑफ 2 जो है वो एफ ऑफ 1 को कॉल करेगा, और जो है वो एफ ऑफ 1 जो है वो एफ ऑफ 0 को कॉल कर लेगा। तो जितनी ज़्यादा कॉल्स होती जा रही हैं हम आहिस्ता 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 अपने बेस केस के पास आ रहे हैं। तो अगर आपने बेस केस नहीं लिखा तो आपका फंक्शन कभी भी एग्जिट नहीं करेगा, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, ठीक है, नंबर 1 सर जी। जब एफ ऑफ 0 होगा तो देन वो क्या कहते हैं +1 कॉल, +5 टाइम्स होगा। अब वो कॉल बैक होना शुरू हो जाएगी, कॉल बैक इसको कहते हैं कॉल बैक, जहाँ जहाँ से फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे अपना जो है वो रिजल्ट दोबारा से सेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 5 कॉल किया था हमने, ठीक है, तो एफ ऑफ 5 के अगेंस्ट फंक्शन जो है वो ये कॉल होना है एफ ऑफ n-1 +1, ये फंक्शन कॉल होना है। अब एफ ऑफ n इसमें n जो है वो 5 है हमारा, तो जब ये कॉल होगा तो ये एफ ऑफ 5-1 कॉल करेगा +1। एफ ऑफ 5-1 का मतलब ये है एफ ऑफ 4, तो ये कॉल करेगा f4-1 को +1, और ये कॉल करेगा एफ ऑफ 3-1 +1, और ये कॉल करेगा एफ ऑफ 2-1 +1, एंड देन ये कॉल करेगा फाइनली एफ ऑफ 1-1 विच इज इक्वल टू 0 +1, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, उसकी वैल्यू है 0, तो 0 +1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी इस जगह पे वो 1 रिटर्न होगी, इसकी जगह पे हम वैल्यू जो है वो ये प्लेस कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जब 1 + 1 होगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू जो है वो ये वाली रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाली, ओके। और यहाँ से कॉल बैक जब जाएगी 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम वैल्यू जो है वो ये वाली रिप्लेस कर सकते हैं, और 3 + 1 इज इक्वल टू होता है 4, तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो 4 रिप्लेस कर सकते हैं, तो 4 + 1 इज इक्वल टू होगा 5, तो यहाँ पे एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो 5 वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी, ओके। तो बताने का मकसद ये है कि रिकर्सिव कॉल्स में एक तो कॉल जब हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं तो कॉल बैक्स होती हैं, ठीक है, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहाँ पे वो अपना रिजल्ट रिटर्न करता है, नंबर 1। तो एक तो बेस केस होना ज़रूरी है, बेस केस होगा तो आपका फंक्शन जो है वो टर्मिनेट करेगा, अगर बेस केस नहीं लिखते एफ ऑफ 0 जो है उसके ऊपर 0 रिटर्न नहीं करेंगे, एफ ऑफ 0 के ऊपर भी दोबारा से वही फंक्शन कॉल करते रहेंगे तो वो -1 एफ ऑफ -1 कॉल करेगा, फिर एफ ऑफ -2 कॉल करेगा, एंड चलता जाएगा, कभी भी नहीं टर्मिनेट करेगा। तो बेस केस जो है वो टर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, नंबर 1। और रिकर्सिव कॉल्स जो हैं वो हमेशा बेस केस हर पॉइंट के ऊपर वो बेस केस के करीब आना चाहिए, जब फंक्शन कॉल होता है तो बेस केस के करीब आता है, जैसे कि एफ ऑफ 0 हमारा बेस केस था, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे कॉल होती जा रही है हम जो है बेस केस के पास आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने इसका ख्याल रखना है जब भी आपने रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। तो मैं एक रिकर्सिव फंक्शन लिखने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ लिखनी है वो मैंने लिखनी है कि मेरा जो बेस केस है वो क्या, ठीक है, वो सबसे पहले मैंने वो चीज़ लिखनी है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जब हम यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें कि हमने मिड फाइंड करना है और उससे वैल्यू कंपेयर करनी है और फिर उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट या राइट मूव करना है, तो हमारा एल्गोरिथम टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, हमारा एल्गोरिथम टर्मिनेट तब हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जब ये हमारा लो है
और ये हमारा हाई हाई इंडेक्स। तो हमारा एल्गोरिथम टर्मिनेट तब हो रहा है जब लो जो है वो हाई के साथ मैच कर जाता है, इक्वल हो जाता है, दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तब जो है वो हमारा जो है वो एल्गोरिथम टर्मिनेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम मिडिल फाइंड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा लो आगे पीछे मूव होगा या हाई आगे पीछे मूव होगा। तो सपोज हमारा लो यहाँ पे आ जाता है, हमारा हाई यहाँ पे रहता है, तो फिर हम इन दोनों का मिडिल फाइंड करेंगे तो फिर लो और जो है वो हाई के करीब आ जाएगा एंड सो ऑन। तो जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते आपस में, ठीक है, तब तक हमारा एल्गोरिथम जो है वो चलता रहेगा। तो हमारा फिर जो बेस केस हुआ वो ये हुआ। सो बेस केस जो है वो सबसे पहले आप लिखते हो, तो मिड जो है वो अभी आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि जब भी आपने एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है, ठीक है, आपने सबसे पहले उसका बेस केस लिखना है जहाँ से आपका जो फंक्शन है वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। सो फंक्शन आपका टर्मिनेट तब करेगा इफ लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाई देन आपने रिटर्न कर देना है, ठीक है। और लो इक्वल टू हाई आने का मतलब ये है कि आपका जो की है वो मैच नहीं की, ठीक है, की आपकी मैच है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बूल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। बूल वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ये है कि अगर की आपकी फाउंड हो गई है तो आप ट्रू रिटर्न कर दें, अगर की आपकी फाउंड नहीं हुई तो आप फॉल्स रिटर्न कर दें, ठीक है। तो मैं बूल यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है वो इसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपना बेस केस लिखना है। तो दिस इज माय बेस केस। जी सलमान सरमद सरमद बहजाद आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं जी। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी आप कहते कि लोअर हाई जो है वो इक्वल होंगे, तो ये बेस केस हमारे इसमें ग्रेटर की कंडीशन क्यों है? अगर आप अगर आप ग्रेटर की इक्वेशन नहीं भी लगाते तो तब भी ये आप जो एल्गोरिथम है वो सही चलेगा। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी कि मतलब वो अगर सम हो लो जो है वो हाई से जो है वो उधर मूव कर जाता है, जो कि नहीं करेगा, तो अब वो ये इट विल वर्क। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अगर आप इक्वल भी लिख देते हैं तो इट विल वर्क, ठीक है। आप यहाँ पे डबल इक्वल भी लिख देते हैं तो ये वर्क करेगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द मैं अपनी सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का वर्ड यूज़ किया था ताकि मुझे डबल ऑपरेटर यूज़ ना करना पड़े, ये डबल इक्वल, बस दैट्स इट, ठीक है। ओके, सो एल्स के केस में अगर वो बेस केस मैच नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि हम मिड फाइंड करेंगे दोनों का, ठीक है। और मिड जो है वो कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे, हम फ्लोर ले रहे हैं, लो को मैं लिख रहा हूँ लो प्लस हाई, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ और डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, तो ये मिड आ गया, ठीक है। अब ये मिड जो है वो बेसिकली इंडेक्स है, हमने उस इंडेक्स को की के साथ मैच करना है, ओके। तो उस इंडेक्स को की के साथ मैच करने के लिए मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ। एक्सक्यूज मी ओके सर, मैं एक चीज जी, चेक कर रहा था, हमारी जो बुक है उसके अंदर रिकर्सिव वाली में सिर्फ लो जो पहली बेस कंडीशन है वो लो इज ग्रेटर देन हाई लिखी हुई है, उसमें इक्वल नहीं लिखा हुआ। तो इसीलिए तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल लिखा था। यानी कि इसी आपने तो ये कहा ना कि वो इक्वल होंगी तो ये हमारी बेस कंडीशन है। मेरी बात सुने, मैंने यहाँ पे इसी वजह से मैंने ये लिखा था। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इक्वल इक्वल लिख देते हैं तो हम एक केस मिस कर सकते हैं। वो कौन सा केस होगा? वो लास्ट ग्रेटर केस वाला होगा। लास्ट केस होगा, नहीं लास्ट, अगर हम यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लो इक्वल इक्वल टू हाई लिख देता हूँ सपोज, तो जब हमारा लो जो है वो हाई के इक्वल आएगा, सपोज यहाँ पे लो भी है और हाई भी है यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू जो है वो चेक नहीं होगी, वो लास्ट वैल्यू जो होगी वो की के साथ मैच नहीं करेगी। तो हमने तो लास्ट वैल्यू जो है वो की के साथ मैच करके फिर हमने उसको रिटर्न करना ना, ओके। तो जी। इस वजह से हमने यहाँ पे इक्वल इक्वल की बजाय अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंपल यूज करेंगे
ठीक है। तो तब हम जो है वो इंश्योर करेंगे कि लो जो है और हाई जो है वो ओवरलैप कर गए हैं और लो उससे आगे निकल गया है, तो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो कंपेयर हो चुकी हैं। इस केस में यहाँ पे अगर मैं लेस देन लो ग्रेटर देन इक्वल टू हाई लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक दफ़ा चेक करने की ज़रूरत है कि इफ़, बल्कि वो अगर वो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँगा तो मैं बेसिकली एक एक्स्ट्रा कंडीशन, एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिख रहा हूँगा कि इफ़ ए ऑफ लो इज़ नॉट इक्वल टू की, तो तब ये वाला काम करें। एल्स, तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट होगी जो कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था, जो मैं अपने अकॉर्डिंगली, जो मैं एल्गोरिथम बना रहा था उसके अकॉर्डिंगली, तो अगर मैं यहाँ पे सही। ग्रेटर देन लिखता हूँ तो फिर उस केस में मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में मैं नीचे वाले स्टेप में वो चीज़ चेक कर रहा हूँ। Alright, sir. ओके, सो आप सबसे पहले मिड फाइंड करोगे, ठीक है। जैसे कि हमने इसका मिड फाइंड कर लिया, सपोज मिड ये है, कोई भी है मिड, कोई इंडेक्स। तो अब हमने मिड के साथ कंपेयर करना है जो की है हमारी, तो सबसे पहले हमने मिडिल एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो आप जो है एल्स में मिड फाइंड करेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे इफ़ ए ऑफ मिड जो है इक्वल टू की है, सबसे पहला की से है। अगर तो वो की के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो आप यहीं से रिटर्न कर सकते हो, आप कह सकते हो रिटर्न ट्रू। ओके, अब अगर तो की मिडल एलिमेंट के इक्वल है तो ठीक है, आप रिटर्न कर दें ट्रू। लेकिन व्हाट एल्स, अगर जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आपके पास अब दो दो केसेस और बनते हैं कि क्या जो है वो मिडल एलिमेंट जो है वो की से ग्रेटर है या की से लेसर है। तो दो केसेस बनते हैं, तो दोनों केसेस को हैंडल करने के लिए हम एल्स इफ जो है वो फिर लगाएंगे, ठीक है, और फिर हम जो है उसको उसके अकॉर्डिंगली हम मूव करेंगे कि हमने लेफ्ट पे मूव करना है या राइट पे मूव करना है। सो व्हाट इफ अगर आपका जो मिडल एलिमेंट है वो ग्रेटर है, ए ऑफ मिड जो है इट इज ग्रेटर देन की, अगर वो की से ग्रेटर है, तो उस केस में मिडल एलिमेंट अगर की से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि आपकी इस साइड पे है, क्योंकि मिडल एलिमेंट अगर की से ग्रेटर है, सपोज की आपकी है 2, सपोज, तो 2 को आपने कंपेयर करना है, 2 को आपने कंपेयर करना है 6 के साथ, और 6 अगर 2 से ग्रेटर है, मिडल एलिमेंट की से ग्रेटर है, तो आपकी जो वैल्यू है ये बेसिकली इस साइड पे है, इस पोर्शन में, ठीक है। तो आपका लो जो है वो चेंज नहीं होगा, आपका हाई जो है वो चेंज होगा। हाई जो है अगर ये मिड है, ये वाला मिड है, तो हाई आपका फिर जो हो जाएगा वो मिड -1 होगा। ओके, सो हम इसके अकॉर्डिंगली अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सो हम कह सकते हैं कि हम दोबारा से फिर रिकर्सिव कॉल करेंगे। लेकिन रिकर्सिव कॉल के लिए मैं यहाँ पे उसको बाइनरी सर्च को मैं BSC लिख रहा हूँ, तो बाइनरी सर्च आप करेंगे, उसमें आप ए पास करेंगे, लेकिन उसमें जो मिड है आपका वो वही रहेगा, सॉरी लो जो है वो आपका वही रहेगा, लेकिन जो आपका हाई है, हाई हाई आपने अब चेंज करना है, आपने हाई की बजाय यहाँ पे आपने मिड -1 पास करना है, क्योंकि अब आपकी जो सर्च स्पेस है वो सिर्फ ये है, आपने सिर्फ इस रेंज में आपने सर्च आउट करना है। तो लो आपका जो है वो 1 है और हाई जो है वो आपका अब 3 होगा। तो अगर आपका मिड जो है वो 4 है, तो आपने इस रेंज के अंदर जो है वो पहले 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आपने सर्च आउट करने हैं। तो आपका जो हाई है वो चेंज हो जाएगा और की आपकी वही रहेगी। ओके, और लास्ट पे अगर एल्स वाला केस है, उस केस में कि वो वाला केस है जब आपका जो मिडल एलिमेंट है वो लेसर है की से। अगर मिडल एलिमेंट जो है वो स्मॉल है, सपोज मिडल एलिमेंट यहाँ पे 6 है और आपकी की जो है वो सपोज 7 है, ठीक है, तो उस केस में ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जब आपका मिडल एलिमेंट की से लेसर होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सर्च स्पेस है वो ये वाली है, विच इज़ सपोज ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो आप राइट साइड पे जो है वो
उसको सर्च आउट करेंगे तो आपका हाई चेंज नहीं होगा, आपका लो चेंज होगा। तो लो 1 की बजाय ये होगा, ये वाला इंडेक्स विच इज़ मिड प्लस 1। ओके, तो आप यहाँ पे बाइनरी सर्च करेंगे और ए आप उसको पास करेंगे, लेकिन आपका जो लो इंडेक्स है वो बन चुका होगा मिड प्लस 1। और यहाँ पे आपने हाई चेंज नहीं करना, हाई आपका वही होगा। और यहाँ पे आपने की पास करनी है। सो ये आपका कंप्लीट एल्गोरिदम है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है वो मैंने लिखा बेस केस। ओके, तो जब भी बेस केस मीट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको वो की फाउंड नहीं हुई, आपने सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सर्च आउट कर लिए हैं। पहला स्टेप है कि आपने मिड फाइंड करना है। मिड अगर मिड के इक्वल है की आपकी तो वेल एंड गुड, आपने ट्रू पास कर देना है, ठीक है। सो अदरवाइज आपने क्या करना है, लेफ्ट या राइट मूव करना है, दोबारा से आपने सर्च आउट करना है, वही वाला फंक्शन आपने दोबारा से कॉल करना है। तो दिस इज रिकर्सिव फंक्शन। आप रिकर्सिव फंक्शन में देख सकते हो हमारा जो हर दफ़ा जब कॉल हो रही होती है तो हम इस बेस केस के पास आ रहे हैं, हमारा लो और हाई जो है वो आपस में मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा वो करीब आएंगे, जितने ज़्यादा वो करीब आते जाएंगे, ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जी जी, क्वेश्चन है आपका सर। मत सर मुझे ये मिड -1 वाली कंडीशन नहीं समझ आई। इसमें आपने कहा है ना कि अगर हमारी की जो है वो मिड से छोटी होती है तो तब ये वाला पार्ट रन होगा, मिड ऐसी है सर? -1, मिड -1 ये वाली आपको समझ नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अगर आपका मिडिल एलिमेंट जो है सपोज 14 है, ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी इस तरफ भी एलिमेंट्स होंगे जो कि इससे लेसर होंगे, और इस तरफ जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके इससे ग्रेटर हैं सपोज। और आपकी की जो है, की एलिमेंट जो है वो सपोज आपका जो है वो है सपोज 7 को मैं सर्च कर रहा हूँ सपोज। अब 7 सबसे पहले मैं इनका मिडिल फाइंड करूँगा तो मिडिल है 14। अब 14 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन। अब 14 जो है वो ग्रेटर है की से, की हमारी 7 है, ठीक है, और मिड हमारा जो है वो 14 है। अब मिडल एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है की से, तो हमारी ये वाली कंडीशन ऑब्वियसली चलेगी, ठीक है। इस केस में हमारा जो, चूंकि की छोटी है तो इसका केस में हमारा जो नेक्स्ट सर्च, हमारा जो 7 है वो यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, इस तरफ तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बिल्कुल 14 उससे बड़ा है तो वो ऑब्वियसली 15 भी उससे बड़ा होगा, 16 भी उससे बड़ा होगा, तो इस तरफ तो बिल्कुल। नहीं होगा। तो ये मिड है आपका। तो ये जो आपका जो सर्च स्पेस है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक रह जाएगी। तो दिस इज एक्चुअली लो, ठीक है, और ये आपका हाई था जो कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। अब आपने हाई चेंज करना है, हाई को आपने क्या कर देना है, मिड -1, ठीक है। ओके, गॉट इट। ठीक ठीक ठीक। सो आपने जो सर्च स्पेस है आपने वो रिड्यूस कर देनी है, आप अपने लो वही रखेंगे और आपने हाई जो है उसको मिड -1 तक रिड्यूस कर देना है। ओके, तो आपकी सर्च स्पेस जो है वही हो जाएगी, ठीक है। तो इस ठीक हो गया दैट्स सर, वाई, ये हम बेसिकली हाई सेट कर रहे हैं। जी हम हाई सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमने अगर हमारा जो की है वो मिडल एलिमेंट से बड़ी होती है तो हम, हमारी जो सर्च स्पेस है वो ये वाली होगी, तो हम अपना लो चेंज करेंगे, ठीक है, और हाई हमारा वही हो रहेगा, गया सर। ठीक है। तो इस तरह से एक दफ़ा हम हाई, मतलब अगर वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, सो लेफ़्ट साइड हमारी अगर ये है तो हमारा जो है वो हाई चेंज होगा, अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो हमारा लो चेंज होगा। तो कोई एक पॉइंटर चेंज हो रहा होगा ऑन एवरी रिकर्सिव कॉल। तो जब एक भी पॉइंटर चेंज होगा तो ऑब्वियसली वो पहले अगर दोनों इतने डिस्टेंस पे हैं तो दूसरे डिस्टेंस पे वो कम होते जाएंगे, हाफ कम होते जाएंगे, हाफ कम होते जाएंगे, एंड सो ऑन। तो कोई ना कोई जो है वो आपस में इस तरह से वो जब करीब आते जाएंगे तो हमारा जो वो वाली रिकर्सिव बेस कंडीशन है वो मीट करेगी ही करेगी, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है वो इट मस्ट टर्मिनेट, ओके। सो ये इट शुड बी टर्मिनेटेड, ऑब्वियसली इट विल टर्मिनेट इन माय केस, ठीक है। तो इस तरह से आपने एल्गोरिथम जो है उसको आपने लिखना है, रिकर्सिव फंक्शन को आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो पेपर में जो आपकी ग्रेडिंग होगी उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो, उसमें उसके मार्क्स होते हैं वो आपकी होती है फंक्शन सिग्नेचर के। अगर आपका फंक्शन सिग्नेचर ठीक है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो अगर आपने लिखी हैं, तो सपोज अगर 10 मार्क्स ओवरऑल हैं तो आपको सपोज
2 मार्क्स दे दिए जाते हैं कि इसने एटलीस्ट इसको पता है कि फंक्शन का सिग्नेचर क्या है। फंक्शन के सिग्नेचर में क्या होता है, फंक्शन नेम होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। ओके, वैसे तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें स्पेसिफिक, तो उसमें टाइप ऑफ पैरामीटर और वो भी चीज़ जो है वो सिग्नेचर्स में आती है। ओके, सो इसमें क्योंकि हम सूडो कोड लिख रहे होते हैं तो इसमें टाइप मैटर नहीं करती, टाइप हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। सो यहाँ पे बेसिकली 2 मार्क्स आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो बेस केस होगा, अगर आपने बेस केस ठीक लिखा है तो सपोज आपको जो है वो 2 मार्क्स इसके भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिसने सिर्फ ये वाला चीज़ लिख दी है कि ये फंक्शन है और ये उसका बेस केस है, तो उसको 4 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे उसको मार्क्स। उसके बाद जो दूसरी बॉडी है जिसमें रिकर्सिव कॉल्स हैं, तो जिसने राइटली रिकर्सिव कॉल आगे की है और आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता बेस केस के पास आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ग्रेडिंग जो है वो होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई कंफ्यूजन है रिकर्सिव फंक्शन लिखने में तो अभी भी आप पूछ सकते हैं जी। सब स्टूडेंट्स को क्लियर है? एब्सोल्युटली फाइन। यस सर। ओके, गुड। सो आपको मैंने कहा था कि रिकर्सिव फंक्शन और आइटरेटिव फंक्शन में आपने डिफरेंसेस देख के आने हैं, तो आप किसी स्टूडेंट ने देखे हैं उनमें प्रोज एंड कॉन्स किया क्या है रिकर्सिव फंक्शन के और आइटरेटिव फंक्शन के? जी सहमत। हाँ सर, मैंने ये देखा था कि थोड़ा स्पेस उसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है मेमोरी रिकर्सिव में। किसमें? अच्छा, क्यों रिकर्सिव क्यों? सर वो क्या कहते हैं, फंक्शन उसको कॉल जो करता है स्टेटमेंट ज़्यादा होती है। स्टेटमेंट आती है फंक्शन कॉल की, तो फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट तो उसमें भी आएगी। सपोज अगर फंक्शन कॉल नहीं करते तो उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी आइटरेटिव में। इसका सर अगर रिकर्सिव में स्टैक मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है ना स्टेटमेंट की आपकी। तो बेसिकली होता ये है स्टूडेंट्स के जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो जहाँ से जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और इसको जब आप एक एक्जी बनेगी, एग्जीक्यूटेबल बनेगी और उसको जब हम रन करेंगे तो वो मेमोरी में ये पूरा प्रोग्राम जो है वो लोड होगा। तो जब मेमोरी में लोड होगा तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो सकता है कि 10 लो लेवल इंस्ट्रक्शंस हो। तो वो जहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा और ऑब्वियसली इसने जंप करना है, इसने ब्रांच करना है उस जगह पे जहाँ पे बाइनरी सर्च जो है वो इन जो है उसकी वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसने वहाँ पे जंप करना है। तो जब ये स्टार्ट होता है जहाँ से ये कॉल होता है तो उसका जो प्रीवियस एड्रेस है वो स्टोर कर लेता है, नेक्स्ट एड्रेस जो है उसका स्टोर कर लेता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। क्यों? क्योंकि जब अब इसने ये फंक्शन कॉल कर लिया और उसने वो अपना वहाँ पे काम कंप्लीट कर लिया तो उसने वापस यहाँ पे आना है। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है वो बेसिकली कहाँ पे स्टोर हो रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ये स्टैक के ऊपर स्टोर होता है। तो स्टैक जो है जितनी ज़्यादा कॉल्स होंगी वो सारे के सारे रिटर्न एड्रेस जो हैं वो स्टैक के ऊपर स्टोर होते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो मेमोरी है आपकी वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंज्यूम होगी। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा रिकर्सिव कॉल्स होंगी उतनी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी। और ऑब्वियसली हर प्रोसेस की एक लिमिट होती है, इट इज़ अ पर्टिकुलर, देयर इज़ अ लिमिट टू गेट मेमोरी। ओके, हर प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम एक फिक्स या एक लिमिटेड मेमोरी असाइन करता है। तो कितनी ज़्यादा एक फंक्शन रिकर्सिव कॉल कर सकता है, ये कोई अनलिमिटेड नहीं चीज़, ये लिमिटेड है। तो आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि आपने ये देखना है कि एक फंक्शन मैक्सिमम कितनी रिकर्सिव कॉल्स कर सकता है। ठीक है, सो ये नहीं है कि एक फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट या बहुत ज़्यादा रिकर्सिव कॉल कर सकता है लाखों करोड़ों में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपने वो नंबर देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो आपने इसका आंसर ढूंढ के लेके आना है। तो ये अपने पास नोट डाउन कर लें कि कितनी मैक्सिमम फंक्शन कॉल्स एक फंक्शन जो है रिकर्सिव फंक्शन वो कर सकता है। ओके, मींस कितने मेमोरी रिटर्न एड्रेसेस एक स्टैक के ऊपर स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, सो ये एक इशू है रिकर्सिव फंक्शन का। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत सिंपल होता है। इसको लिखने का एक पेट रूल है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, कि इसको लिखने का पेट रूल ये है कि आप इसका सिग्नेचर जो है वो क्लियरली डिफाइन करते हैं और इसका एक बेस केस होता है, वो बेस केस आप सबसे पहले मेंशन करते हैं और फिर दूसरे जब आप रिकर्सिव कॉल्स कर रहे होते हैं तो हर रिकर्सिव कॉल के ऊपर आप बेस केस के पास जा रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें ट्रू हैं, अगर ये कंडीशंस ट्रू हैं तो आपने एक करेक्ट
जो है वो फंक्शन जो है वो लिखा है, ठीक है, लॉजिकली वो करेक्ट होगा, ठीक है, सिमेंटिकली वो पता नहीं आपने वो सही मिड -1 लिखा है या मिड +1 लिखा है, तो यहाँ पे गलती हो सकती है आपकी, तो इसके अकॉर्डिंगली उसकी करेक्टनेस जो है वो प्रूव करना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये इसमें प्रोज एंड कॉन्स मैंने बताया आपको कि जो रिकर्सिव फंक्शन है उसको लिखना इजी है, इट इज़ इजी टू राइट और बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। और इसमें लेकिन इसके जो कॉन्स हैं वो ये है कि ये रिकर्सिव कॉल्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी कंज्यूम करता है स्टैक के ऊपर, ओके। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक प्रोग्राम उसके 4 सेक्शंस होते हैं, कोड सेक्शन होता है, डेटा सेक्शन होता है, हीप और स्टैक होता है, ये 4 सेक्शन होते हैं। वहाँ पे बेसिकली आपका जो कोड है, जो प्रोग्राम है वो स्टोर होता है। जब भी एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है, प्रोसेस बनता है, तो उसके 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। कोड सेक्शन होता है, डेटा सेक्शन होता है, स्टैक और हीप होता है। हीप के ऊपर आप रन टाइम पे जो मेमोरी है वो आप यहाँ पे एलोकेट करते हो हीप सेक्शन में। स्टैक में क्या होता है, स्टैक में वही जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स हो रही होती है, जो फंक्शन कॉल कोई भी कॉल होती है, चाहे वो रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो, चाहे वो सिंपल रिकर्सिव कॉल हो, मतलब एक फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा हो तो उसके में भी वही फंक्शन कॉल होगी, तो उसका जो रिटर्न एड्रेस होगा वो सारे के सारे यहाँ पे स्टैक के ऊपर स्टोर होता है। नंबर 1, जितनी भी रिटर्न वैल्यूज होती हैं, जब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 2 है, ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो रही है, तो ये 2 जो 2+1 है, ये 2+2 है, जो 4 ये रिजल्ट आ रहा है, ये भी बेसिकली स्टैक के ऊपर स्टोर होके ये दोबारा से इस फंक्शन को हम रिटर्न करते हैं। और नंबर 1, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को पास कर रहा होता है, तो वो भी बेसिकली स्टैक के ऊपर स्टोर होते हैं। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड रिटर्न एड्रेस, रिटर्न वैल्यूज, वो सारी की सारी स्टैक के ऊपर स्टोर होती हैं। कोड सेक्शन में क्या होता है, कोड सेक्शन में बेसिकली आपका जितना भी फंक्शन का इटसेल्फ कोड होता है वो सारा का सारा यहाँ पे स्टोर होता है। जितनी ये मैंने आपको ये लाइंस लिखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर होंगे यहाँ पे। और डेटा सेक्शन में बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, ओके। तो ये 4 सेक्शंस होते हैं। तो और ये इसके जो कोड सेक्शन में सिर्फ एक फंक्शन का कोड स्टोर होता है पूरे प्रोग्राम का? ऑब्वियसली पूरे प्रोग्राम का, एक फंक्शन नहीं होता, जितना भी कोड आपके एग्जीक्यूटेबल जो आपकी बनी है उस पूरी जो है वो आपके कोड सेक्शन में स्टोर होती है, ठीक है। तो इसको लिखना आसान है, इजी टू राइट है, और इसके स्पेसिफिक जो है वो पेट रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आप जो है वो एक अच्छा और करेक्ट रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हो। लेकिन इसके जो नुकसान आते हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको मैंने बता दिए, ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम की। तो आइटरेटिव फंक्शन जो है, आइटरेटिव फंक्शन जो है वो इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट। तो अगर मैं कहूँ कि आपने इसका आइटरेटिव फंक्शन लिखना है तो आपका नेक्स्ट जो टास्क है वो ये है, इट इज़ योर असाइनमेंट कि आपने मुझे सबमिट करनी है, आपने बाइनरी सर्च का आपने आइटरेटिव फंक्शन लिखना है, राइट, आइटरेटिव कोड ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, ओके। तो आपने इसका आइटरेटिव वर्जन लिखना है, आइटरेटिव वर्जन जो है इसका आपने लिखना है बाइनरी सर्च का। तो उस जब आप वो लिखेंगे तो आपको फील होगा कि इसको लिखना मुश्किल है, इसको अंडरस्टैंड भी करना थोड़ा मुश्किल है। और जब हम इसको, उसमें नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो भी ज़्यादा होती जाएंगी, ठीक, एज़ कम्पेयर टू रिकर्सिव फंक्शन। जो आइटरेटिव फंक्शन होता है उसमें नंबर ऑफ कोड लाइंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी कोई पेट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो आप जब इसकी नंबर ऑफ लाइंस लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं जी। नो, ओके। सो अब हम इसका टाइम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो जब हम स्पेस, जब हम किसी भी फंक्शन का टाइम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, सो वो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बोल चुके मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको राइट अप कर दी चीज़ें। तो आपने बेसिकली इसको प्रॉपर जो है जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं आपने उसको प्रॉपर नेम्स देना, यहाँ पे ये नंबरिंग करनी है, ये 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहली जो लाइन है वो तो जाहिर है वो उसका कोई वो तो सिग्नेचर है। तो यहाँ से हम जो लाइन नंबर 2 है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली जो लाइन है ये कितनी दफ़ा कॉल हो रही है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, सपोज इस स्टेटमेंट की जो
कॉस्ट है वो C1 है सपोज, ठीक है। तो C1 इसकी कॉस्ट है सपोज। सो ये लाइन जो है वो कितनी दफ़ा कॉल हो रही है, हाउ मच टाइम ये वाला लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो जितनी आपका बार क्या ख्याल, function- जितनी दफ़ा फंक्शन कॉल होगी, तो फंक्शन कॉल कितनी दफ़ा होगी, ये तो सब अननोन है। अननोन, ठीक है। ठीक है। अब आप इसको नॉन बनाते हैं, नाउन के इस तरह से बनाते हैं, नाउन इस तरह से बनाते हैं। फंक्शन कॉल कितनी दफ़ा होगी, सपोज आपका लो ये है, हाई आपका ये है। सपोज यहाँ पे इसके दरमियान जो लो और हाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सपोज 64 है या 32 है सपोज, तो मैं 2 की पावर्स में ले रहा हूँ नंबर। अब इसका जब मिडिल फाइंड करेंगे तो इसका मिडिल आएगा सपोज 16। तो एक दफ़ा फंक्शन कॉल हो चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम हमने इनमें से कोई एक जो है वो स्पेस चुननी है। सपोज हमने यहाँ तो हम इस तरफ जाएंगे या फिर हम उस तरफ जाएंगे। अगर हम इस तरफ आते हैं तो हम ये वाला पोर्शन जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसे ही है। अब हम इसका मिडिल फाइंड करेंगे, जब हम इसका मिडिल फाइंड करेंगे तो ये दूसरी रिकर्सिव कॉल होगी। तो सपोज इसका मिडिल जो है वो 8 है। अब हमने या तो इस तरफ जाना है लेफ्ट साइड पे या फिर हमने राइट साइड पे जाना है, ठीक है। सो सपोज हमने इसको डिस्कार्ड करना है तो हमने इस तरफ जाना है, फिर हमने इसका मिडिल फाइंड करना है। सपोज तो 8 और 16 का मिडिल जो है वो क्या होगा, सपोज 13 है 12 है, ओके। तो ये थर्ड रिकर्सिव कॉल होगी, ओके। जब ये थर्ड रिकर्सिव कॉल होगी तो सपोज हमें इनमें से कोई एक लेफ्ट या राइट चूज़ करना पड़े। तो सपोज हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, हमने इस तरफ जाना है। तो 8 और 12 का जो मिड होगा वो होगा 10। तो ये फोर्थ हमारी रिकर्सिव कॉल होगी, ओके। उसके बाद सपोज हमने ये वाला जो है वो डिस्कार्ड करना है, हमें इस तरफ जाना है। तो 10 और जो 12 है उसका जो मिड होगा वो होगा 11, ओके। तो ये हमारी जो है वो फिफ्थ रिकर्सिव कॉल होगी। अब यहाँ पे हमारा जो लो है वो हाई के इक्वल हो गया, ओके। सो इस केस में हमने यहाँ पे सिर्फ इसके बाद कोई मिड नहीं होगा, तो ये ए सिंगल एलिमेंट है मींस। तो हमारे आप देख सकते हो कि मैंने अगर n हमारा जो है वो 32 है, मींस अगर 32 एलिमेंट्स हैं तो मैंने कितनी रिकर्सिव कॉल्स की हैं, 1 2 3 4 5, मैंने 5 रिकर्सिव कॉल्स। तो रिकर्सिव कॉल्स कितनी हुई हैं, 5। अब इसी को थोड़ा सा अगर मैं n जो है वो सपोज 16 लेता, अगर मैं 16 लेता सपोज, तो रिकर्सिव कॉल्स कितनी होती, 4। अगर मैं n जो है वो सपोज अगर मेरे पास एलिमेंट्स जो हैं वो 8 होते तो रिकर्सिव कॉल्स कितनी होती, 3। अगर n जो है वो मेरे पास 4 होता तो रिकर्सिव कॉल्स कितनी होती हैं, 2। अगर n जो है वो मेरे पास 64 होता तो रिकर्सिव कॉल्स कितनी होंगी, वो बता सकते हैं, 6। ओके। तो अब आपने डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास इस तरह का कोई डेटा है तो आप इन दोनों को जो है एक फंक्शन के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं 64 उसको इनपुट करूं तो 6 आंसर आना चाहिए। एक फंक्शन लिखना है, राइट अ फंक्शन f of x which generates output y, ओके। तो आपने फंक्शन जो है वो फंक्शन लिखना है जो कि आपको 64 दे इनपुट और आप 6 जनरेट कर दें। मींस x की वैल्यू अगर मैं 64 दूं तो 6 जनरेट कर दे। अगर x की वैल्यू जो है वो मैं 32 दूं तो वो 5 जनरेट कर दे। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन इज log of n। अगर मैं एक फंक्शन जो है उसको मैं इस तरह से n पास करता हूँ और वो मुझे उसका log of n रिटर्न कर देता है, तो वो बेसिकली इसके इक्वल होगा। अगर मैं 632 का log बेस 2 लूँ तो ये बेसिकली किसके इक्वल आएगा, 5 के, ओके। तो इस तरह से जो इसका मतलब ये हुआ कि वो फंक्शन होगा log of n।
दैट मीन्स जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो log ऑफ n टाइम्स हो रही है, तो आप इसकी कॉस्ट लिखेंगे log ऑफ n, इसकी नंबर ऑफ कॉल्स लिखेंगे log ऑफ n, log बेस टू n, ओके। C1 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ n सर। C1 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ n, ओके। तो इस स्टेटमेंट की जो कॉस्ट है वो C1 है, और कितनी दफ़ा ये कॉल हो रही है, log ऑफ n टाइम्स, ओके। तो आप यहाँ पे log ऑफ n लिखेंगे। इस तरह से अगर आप ये वाली बात करें, इसकी बात करें, तो इसकी कॉस्ट जो है वो C2 है, लेकिन ये सिर्फ एक दफ़ा कॉल हो सकती है मैक्सिमम। अगर हम एल्स की बात करें, ठीक है, और यहाँ पे एल्स जो है वो हमारा कितनी दफ़ा कॉल होगा, ऑब्वियसली जितनी दफ़ा फंक्शन कॉलिंग होगी, ठीक है, तो log ऑफ n आएगा। इस तरह से अगर मिड की बात करें तो ये भी log ऑफ n टाइम्स, ठीक है। अब इनमें से जो एट मैक्स, अब ये डिपेंड करता है ना कि ये जो कॉल है मिड, तो ये फाइंड होगा। अब अगर ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, तो ये ऑब्वियसली ये कंडीशन हर दफ़ा चेक होगी, ये वाली इफ़ की कंडीशन हर दफ़ा चेक होगी, तो मैक्सिमम जो है हम चूंकि वर्स्ट केस देख रहे होते हैं, हम बिगो देख रहे होते हैं, बिगो की फॉर्म में हमने अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिप्रेजेंट करनी है। तो जब भी आपने बिगो की फॉर्म में अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करना है, आपने वर्स्ट केस देखना है। तो वर्स्ट केस में आपने ये देखना है कि जो इफ़ की कंडीशन है, ये तो हमेशा ये वाली कंडीशन चेक होनी है, तो ये log ऑफ n टाइम्स जो है ये कंडीशन जो है वो चेक होगी। तो सपोज इसकी जो कॉस्ट है वो सपोज C4 है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये तो रिटर्न स्टेटमेंट है, तो ये एक ही दफ़ा अगर कॉल हो जाती है तो यहाँ पे ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। और एल्स इफ, ठीक है, वर्स्ट केस में आपने देखना है, वर्स्ट केस में ये है कि हमेशा इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स होती जाएगी, और एल्स इफ वाली कंडीशन चलेगी, ये वाली कंडीशन चलेगी ही चलेगी। तो इसकी कॉस्ट वो 6 है, और इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो भी log ऑफ n टाइम्स होगी। और जब ये कंडीशन और ट्रू होगी तो ऑब्वियसली ये वाली जो है ये स्टेटमेंट जो है वो चलेगी। तो इनवर्स केस log ऑफ n टाइम्स ये भी चल सकती है, और इनवर्स केस ये भी log ऑफ n टाइम्स चल सकती है। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे, आप इन सब कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो आपके पास आएगा C1 मल्टीप्लाई बाय log n प्लस C2 एंड सो ऑन। तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। सपोज कि आपने किस तरह से आपने इसका फाइनल रिजल्ट लिख देना है। आपने इन सब टर्म्स में से जो सबसे मैक्सिमम टर्म होगी, जो सबसे बड़ी टर्म होगी, जिसका रिजल्ट सबसे बड़ा होगा, वो आपने लिख देनी है। तो अब C1, C2, C3, C7 आप इंज्यूम कर लें कि इसकी जो कॉस्ट है वो सेम ही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको C log n जो है वो आप लिख सकते हैं इसको, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है। और C चूँकि कांस्टेंट है, तो आप इसको बिगो में आप इसको कन्वर्ट कर दें, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी log बेस टू n, ओके। तो इस तरह से आप इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n क्यों है। log n इस वजह से है कि अगर आप इसके 32 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपको 5 स्टेप्स में बता देगी कि ये एलिमेंट जो है, की एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। अगर आप इसमें 64 एलिमेंट्स हैं, तो आपको ये 6 स्टेप्स में बता देगा ये एल्गोरिथम कि ये जो की है वो इन 64 एलिमेंट्स में मिला है या नहीं मिला। ओके स्टूडेंट्स। सर ये लॉग की आपने बेस वैल्यू 1 लिखी हुई है, 2 है, बेसिकली 2 है, log बेस 2 है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट बाय बेस 2 है। ओके सो स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करना है। एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करने के 2 तरीके हैं, आइटरेटिव मेथड और रिकर्सिव मेथड। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। अगर आपको जो भी इजी लगता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जब भी एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करने की बारी आएगी, तो अगर नहीं लिखा हो तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है कि आपने इसको आइटरेटिव से करना है या रिकर्सिव से करना है, तो फिर आपको उसी मेथड से ही करना होगा। ओके, और जब आप मेथड को लिख लेंगे, फिर आपको एल्गोरिथम को फिर आपको कहा जाएगा कि आपने इसका टाइम एनालिसिस करना है, तो आप इस तरह से इसका टाइम एनालिसिस करेंगे। अब मैं इसका स्पेस एनालिसिस करता हूँ। स्पेस एनालिसिस का मतलब ये है कि ये जो एल्गोरिथम है वो मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रहा है। अब
ये एल्गोरिथम जो है वो बैकएंड के ऊपर वो फंक्शन कॉल्स भी कर रहा है, उनको सेव भी कर रहा है। तो कभी भी आपने एल्गोरिथम की जो इंटरनल वर्किंग है, इंटरनल मेमोरी है, उसको आपने डिस्कस नहीं करना। आपने उस मेमोरी को डिस्कस करना है, वो एलिमेंट जितने वो एक्चुअल में आपको ले रहा है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि जो आपने अरे रिप्रेजेंट करनी है उसके लिए आपको कितनी मेमोरी चाहिए, या जो आप हीप एलोकेट कर रहे हैं, जो एज ए प्रोग्रामर आप जो है वो जितनी मेमोरी के साथ डील कर रहे हैं वो उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इंटरनल मेमोरी के ऊपर नहीं जाना, जो एज ए प्रोग्रामर आप एल्गोरिथम के साथ मेमोरी को डील कर रहे होंगे वो आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी। तो आप इसमें जो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेमोरी एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, आप बेसिकली n नंबर ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स जो हैं उसको डील कर रहे हैं। तो इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी वो n बिग O n होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा n एलिमेंट्स जो हैं उनको डील कर रहे हैं। तो आप n एलिमेंट्स की एक अरे ले रहे हैं, ठीक है, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। तो इसमें जितने अगर 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 5 होगी। अगर इसमें 7 एलिमेंट्स हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 7 होगी, एंड सो ऑन। तो अगर n एलिमेंट्स हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n होगी। इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे, ना आप कोई हीप एलोकेट कर रहे हैं, आप सिर्फ इसका मिड फाइंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लेफ्ट या राइट मूव कर रहे हैं। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O n है, ओके। तो इस तरह से आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप फाइंड कर सकते हैं। बिग O का आप सबको पता होना चाहिए कि बिग O का मतलब ये होता है कि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। इन वर्स्ट केस हाउ मेनी स्टेप्स, अगर टाइम की बात करें तो इन वर्स्ट केस हाउ मेनी स्टेप्स वी विल बी रिक्वायर्ड। तो लॉग एन का मतलब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इन वर्स्ट केस अगर डिपेंडिंग अपॉन एन हमें लॉग एन स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, सो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो और एल्गोरिथम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग। फैसल जी, फैसल उस्मान, क्वेश्चन आता सर इस प्रोग्राम में हमने आगे वेरिएबल्स भी तो लिए हैं, लो मिड और हाई, ये भी तो स्पेस में नहीं आएंगे? नहीं, आपने जो जो वेरिएबल्स है ना वो है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का मतलब समझते हैं? कांस्टेंट्स का मतलब ये है कि ये जो आप जब आपने एक कोड लिख दिया तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, चाहे आप अरे आप 100 की लें, चाहे आप 200 की लें, चाहे आप 2000 की दें, 2 लाख की लें, जितने नंबर ऑफ जो अरे है वो बेसिकली वेरिएबल चीज़ है। बाकी जो कांस्टेंट है वो तो वही रहेंगे, जैसे एक ही लो है और एक ही हाई है। तो पूरे कोड में एक मिड है, तीसरा वेरिएबल है, एक की है, चौथा वेरिएबल है, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं, तो ये 4 वेरिएबल सिर्फ 4 वेरिएबल्स ही रहेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि जब हम 1 लाख एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे तो 4 की क्या हैसियत है? 4 की तो कुछ भी, उसकी तो सिग्निफिकेंस ही कुछ नहीं है। तो इट डजंट मैटर कि 4 क्या है, मैटर ये करता है कि नंबर ऑफ अरे में एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स में अरे में नंबर ऑफ सर ये एलिमेंट्स। लेक्चर अपलोड होगा सर एलएमएस पे? जी, मैं अभी जो है ये लेक्चर जो है वो तीनों लेक्चर्स मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, तो आपको जो है ये लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। थैंक यू सर।